वेलकम गाइस, कंटिन्यू करते हैं आज शोक की क्लास को। आज का अपना दूसरा टॉपिक होगा कार्डियोजेनिक शोक। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था हाइपोवोलेमिक शोक के बारे में। आज अपन पढ़ते हैं कार्डियोजेनिक शोक के बारे में, क्या इसके कारण होंगे और कौन कौन से क्लिनिकल फीचर इस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे और किस प्रकार से इनको मैनेज किया जाएगा। तो कार्डियोजेनिक शोक क्या है? एक ऐसा स्टेट ऑफ सर्कुलेटरी फेलियर जो हार्ट की वजह से डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन डेवलप हो रहा है। टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन है वो डेवलप हो रहा है, और वो किसकी वजह से हो रहा है? हार्ट की वजह से। और हार्ट में क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे पंपिंग एक्शन जो है वो यहाँ पे फेल हो रहा है। तो हार्ट का पंपिंग एक्शन वो फेलियर की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्डियोजेनिक शोक डेवलप हो रहा है। तो टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन या फिर हाइपोक्सिया हार्ट की वजह से डेवलप हो रहा है। हार्ट का पंपिंग एक्शन फेल हो रहा है, या फिर कॉन्ट्रेक्टिलिटी है वो यहाँ पे एडिक्वेट नहीं है। तो हार्ट के फेलियर ऑफ पंपिंग एक्शन या फिर कॉन्ट्रेक्टिलिटी के फेल होने की वजह से कार्डियोजेनिक शोक डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो आपका हार्ट है, यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब कैपेसिटी है, जो आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की कैपेसिटी है वो यहाँ पे नॉर्मल है, और वॉल्यूम जो है आपकी वो भी नॉर्मल है। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइपोवोलेमिया देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ हाइपोवोलेमिया मतलब वॉल्यूम की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी शोक की स्थिति हो रही है। अपन हाइपोवोलेमिक शोक के अंदर क्या देख रहे थे कि ब्लीडिंग हो रही है या फिर वॉल्यूम कम हो रही है, उसकी वजह से शोक हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे नॉर्मल अमाउंट के अंदर, नॉर्मल वॉल्यूम के अंदर क्या भरा हुआ है? आपका प्लाज्मा और जो आपका ब्लड है वो यहाँ पे भरा हुआ है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है? यहाँ पे शोक की स्थिति हो रही है। इसका मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। अब क्या दिक्कतें हो सकती है? ऐसी कौन कौन सी इलनेस होगी जिसके अंदर क्या हो रहा है? एक कार्डियोजेनिक शोक डेवलप होगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैपेसिटी नॉर्मल है, वॉल्यूम नॉर्मल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी शोक की स्थिति अराइज हो रही है। तो यहाँ पे कारण अपन देखते हैं कि किस कारण की वजह से ये डेवलप हो रहा है। तो कारण जैसे अपन ने देख लिया, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पे एक पहला कारण देखते हैं MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। नाम सुना होगा कि मायोकार्डियल मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है? हार्ट मसल जो है वो डैमेज हो रही है। तो जब हार्ट मसल डैमेज हो जाएगी, ये मान लो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये यहाँ की मायोकार्डियम है, यहाँ पे क्या हो रहा है? मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो रहा है, मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई इस एरिया को नहीं है। अब इस एरिया को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, तो ये इन्फाक्ट एरिया हो जाएगा। अब जैसे ही इन्फेक्शन होगा, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो एक आपका इतना मायोकार्डियम था, इतना कॉन्ट्रैक्शन कर रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आधा एरिया जो है वो आपका क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, डैमेज हो रखा है। तो थोड़ा सा एरिया वो कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कम कैसे हो रही है? ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या फिर जो मायोकार्डियल मसल है, यहाँ की डैमेज हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम जो नॉर्मल थी वो यहाँ पे नहीं जनरेट हो पा रही है। इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट लो होगी, और लो कार्डियक आउटपुट लीड्स टू शोक की कंडीशन को डेवलप करेगी। तो ये आपने पहला कारण देख लिया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे शोक की स्थिति अराइज हो रही है। अब एक दूसरी स्थिति देखते हैं। जैसे मान लो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, जैसे उसके अंदर क्या है? जैसे मान लो आपका एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ ऐसी है जिसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर डिफेक्ट है, जिसको अपन बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब दो वेंट्रिकल्स जो है उनके सेप्टम के अंदर डिफेक्ट है, मतलब ये जो सेप्टम है यहाँ पे रप्चर है। तो इसमें क्या होगा? जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल आपके ब्लड को आयोटा में डालने के लिए फोर्स करेगा, आपका ब्लड आधा आयोटा में जाएगा और आधा आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो रही है ब्लड की यहाँ पे, और जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है वो जनरेट नहीं होगी। इससे क्या होगा? कार्डियक आउटपुट आपकी लो हो जाएगी। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो राइट वेंट्रिकल की तरफ आपका ब्लड आ रहा है। उसके अलावा जैसे मान लो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अलावा, जैसे मान लो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ था, ये वाला एरिया है वो यहाँ पे डैमेज हो चुका है।
तो बार बार रिपीटेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या होता है, कई बार ये वेंट्रिकल्स की जो वॉल है ये भी रप्चर हो जाती है। ये जो आपकी वेंट्रिकल्स की वॉल है वो रप्चर हो जाएगी और यहाँ पे जो फोर्स जैसे ही जनरेट करेगा यहाँ पे आपका वेंट्रिकल, ये जो आपका ब्लड वेंट्रिकल में था, फोर्स जब किया तो यहाँ पे वेंट्रिकल की वॉल रप्चर हो गई और आपका जो ब्लड है वो पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाएगा और इसको अपन बोलेंगे हीमोपेरिकार्डियम। रिपीटेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डैमेज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैक्रोफेजेज और जो है डेस्ट्रक्टिव एंजाइम्स का रिलीज होगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे आपका ब्लड जो है वो वेंट्रिकल की वॉल का रप्चर करके पेरिकार्डियल कैविटी में आ जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं हीमोपेरिकार्डियम। या फिर इसी वजह से क्या हो सकता है, कई बार जो सेप्टम है वो भी रप्चर हो सकती है, तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे शोक की स्थिति अराइज हो सकती है, जो आपका कार्डिक आउटपुट है वो यहाँ पे लो हो सकता है। उसके अलावा और कारण देखते हैं, अरिदमियाज। अरिदमियाज की स्थिति के कारण भी क्या हो सकता है, आपका कार्डिक आउटपुट लो होगी और उसकी वजह से कार्डियोजेनिक शोक डेवलप हो सकता है। तो अरिदमिया जैसे किसी पॉइजन की वजह से या फिर जो मेडिसिन ओवरडोज है या फिर किसी और कारण की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर अरिदमिया डेवलप हो रहा है, हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो जैसे टेकीकार्डिया है या सीवियर टेकीकार्डिया है, जिसके अंदर हार्ट रेट आपकी जैसे मोर देन 200 हो गई या मोर देन 300 हो गई, तो 200 या 300 जब हार्ट रेट आपकी पहुंच जाएगी, इनिशियली हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ती जाएगी क्योंकि वेंट्रिकल्स अभी भी फिल हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, 200-300 आ गई तो आपका वेंट्रिकल्स को जो है वो यहाँ पे फिलिंग होने का टाइम नहीं मिलेगा। फिलिंग होने का टाइम नहीं मिलेगा तो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन होंगे और आपकी जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो या 5-7 ml या 10 ml इतनी ही हो पाएगी। तो इतनी वॉल्यूम जब जनरेट होगी तो आपका जो पूरा जो आपका 5 लीटर सर्कुलेशन है वो यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, शोक की स्थिति डेवलप हो सकती है। जैसे डेंजरस जो आप अरिदमिया मानते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसमें क्या होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो हार्ट की वो 400 के आसपास पहुँच गई है, लेकिन कार्डियक आउटपुट आपकी क्या है, अल्टीमेटली जो है वो आपकी जीरो ही होने वाली है, क्योंकि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर अगर आपने जो है वो शोक नहीं दिया है, मतलब यहाँ पे अपन डिफिब्रिलेशन की बात कर रहे हैं, वो अगर नहीं किया है तो क्या होगा, यहाँ पे कार्डियक आउटपुट जीरो हो जाएगी, तो पेशेंट की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसे टेकीअरिथमियाज के अंदर, जहाँ पे हार्ट रेट जो है वो आपकी 200, 300, 400 तक पहुँच जाती है, जिसमें कार्डियक शोक की स्थिति अराइज हो सकती है। या फिर अपन देखें जैसे ब्रेडी अरिथमियाज है, तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर भी क्या हो रहा है, हार्ट रेट जो है वो आपकी कम हो रही है। तो जैसे मान लो हार्ट रेट आपकी लेस देन 40 आ गई, 30 आ गई, तो यहाँ पे ये जो आपकी कार्डियक आउटपुट है ये कम हो जाएगी। जैसे कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, तो यहाँ पे कितनी आ रही है, 2100 ml आपकी कार्डियक आउटपुट आ रही है, लेकिन नॉर्मल कितनी होती है, 5 लीटर। तो इसका मतलब सीवियर ब्रेडी अरिथमियाज के अंदर भी आपकी कार्डियक आउटपुट है वो लो हो रही है और उसकी वजह से शोक की स्थिति है वो डेवलप हो सकती है। तो ये अपन ने देखा कि किस प्रकार से अरिथमियाज की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉडी के अंदर कार्डियोजेनिक शोक है वो यहाँ पे डेवलप हो सकता है। उसके अलावा अपन देखते हैं जैसे कार्डियोमायोपैथीज, जिसको अपन बोलते हैं जैसे DCMP, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये आपका वेंट्रिकल है और यहाँ पे आपकी जो मायोकार्डियल मसल है वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, डायलेट हो चुकी है, तो इसको अपन बोलते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। मतलब जो ये मायोकार्डियम है वो इतनी ज़्यादा डायलेट होगी कि अब आपका जो जो ये जो वॉल्स पे टेंशन है यहाँ पे ये कम हो जाएगा। तो टेंशन कम होगा तो आपकी जो वॉल्यूम है जो आपकी बाहर आनी चाहिए वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा जो एरिया बनेगा, ज़्यादा एरिया में आपका ब्लड है वो यहाँ पे पूल हो जाएगा। तो ज़्यादा जब एरिया होगा तो फोर्स जो है वो जनरेट जो आपका वेंट्रिकल है वो कम ही कर पाएगा। जब फोर्स जनरेशन का कम होगा मतलब लो यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा, तो लो प्रेशर जब देखने को मिलेगा तो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम भी है वो कम आ जाएगी, क्योंकि फोर्सफुल जो है वो वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शोक की स्थिति डेवलप हो सकती है जब आपकी हार्ट की जो मायोकार्डियल मसल्स है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायलेट हो चुकी है। जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, उस स्टेट के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, शोक की स्थिति या फिर कार्डियोजेनिक शोक की स्थिति यहाँ पे अराइज हो रही है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ये आपने जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी देख लिया, इसके अलावा क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है। जैसे मान लो ये जो आपकी मायोकार्डियम है इसके अंदर इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, जिसको अपन बोलते हैं
मायोकार्डाइटिस। तो मायोकार्डाइटिस की स्टेट के अंदर क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है और इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये जो फोर्स करना चाहिए, वो जो वेंट्रिकुलर वॉल जो फोर्स करनी चाहिए वो यहाँ पे है, वो इतना फोर्सफुली स्ट्रोक वॉल्यूम है वो आपकी जनरेट नहीं कर पाएगी। उसके अलावा जैसे अपन एंडोकार्डाइटिस देखें या फिर मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर एंडोकार्डाइटिस की स्टेट में क्या होगा, ये आपकी जो हार्ट की एंडोकार्डियम है यहाँ पे, ये जो आपकी एंडोकार्डियम है यहाँ पे मान लो कोई इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो आपके वॉल है ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो आपका मिट्रल वॉल है, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ से फोर्स जनरेट होगा, जैसे ही यहाँ से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से फोर्स जनरेट होगा ब्लड को आयोटा में डालने के लिए, ये ब्लड आयोटा में पूरा नहीं जा कर के आपके मिट्रल वॉल से वापस आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ जाएगा, और ये स्थिति होगी मिट्रल रिगर्जिटेशन की। मतलब मिट्रल वॉल से वापस ब्लड जो है वो आपके एट्रियम के अंदर जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, एंडोकार्डाइटिस की वजह से, या फिर हो सकता है कि आपकी पेपिलरी मसल डैमेज हो जाए। ये जो आपकी यहाँ पे पेपिलरी मसल है, ये जो आपके मिट्रल वॉल के नॉर्मल फंक्शन के लिए जो आपकी पेपिलरी मसल बनी हुई है, ये यहाँ पे मान लो आपकी रप्चर हो गई, यहाँ पे भी बार बार मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये आपकी पेपिलरी मसल मान लो रप्चर हो गई। तो अब ये जो रप्चर हो गई, तो इसका मतलब ये जो है वो मिट्रल वॉल के लिफलेट जो है वो पूरी तरह काम नहीं करेंगे। तो पूरी तरह जब काम नहीं करेंगे तो जैसे ही फोर्स होगा वापस आपका जो है वो ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, जबकि जाना चाहिए था आपके आयोटा के अंदर। तो इस कारण की वजह से मतलब मिट्रल रिगर्जिटेशन या फिर एंडोकार्डाइटिस, इन स्थितियों की वजह से भी क्या हो सकता है, आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति है वो यहाँ पे डेवलप हो सकती है। तो ये कुछ अपन ने कारण देख लिए कि किन कारणों की वजह से क्या हो सकता है कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है जो अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। उनमें से बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी हो सकती है जो इस जो कार्डियोजेनिक शॉक है उसका कारण बन सकती है। तो ये अपन ने कॉमनली जो है वो कारण है वो देखे हैं कि किस प्रकार से हार्ट का पंपिंग एक्शन जब फेल हो जाएगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉक की स्थिति अराइज हो रही है। मतलब हाइपो परफ्यूजन हो रहा है बॉडी में जब हार्ट का पंपिंग एक्शन फेल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाते हैं। तो ये है कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। उसके बाद में अपन आते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेगी। तो अब अपन देख रहे हैं कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेगी पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर ब्लड कम जा रहा था, इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे बॉडी के अंदर कम हो रहा है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइपोटेंशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन यहाँ पे क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल से जो स्ट्रोक वॉल्यूम कम है, कार्डियक आउटपुट कम है, तो हाइपोटेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा अरिदमियाज होंगे, दोनों टाइप के अरिदमिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ, किस प्रकार से कार्डियोजेनिक शॉक का क्या कारण है, उस वजह से टेकी अरिदमियाज या फिर ब्रेडी अरिदमियाज बॉडी के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अलावा यहाँ से ब्लड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजनेशन पूरा है वो बॉडी का नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट आपकी लो है। हर बार जो है वो आपकी हर हार्ट बीट के साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम कम आ रही है, इसका मतलब साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा। तो बॉडी के अंदर साइनोसिस हो रहा है।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड के अंदर जो है वो वापस जो रिटर्न है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे आपका जो हार्ट है वो फेल है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिमा की स्थिति डेवलप हो जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे पेरीफेरल एडिमा। पेरीफेरल एडिमा हो गया। फिर ये जो आपकी वेना केवा है, उससे पहले जो आपकी मेन जो बड़ी आपकी ब्लड वेसल्स है, जो आपकी वेंस होगी, वहाँ पे इंक्रीज प्रेशर मिलेगा, मतलब हाई जो है वो प्रेशर मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी वेंस डिस्टेंडेड होगी, जिसको अपन बोलेंगे जुगुलार वेनस डिस्टेंशन, मतलब डिस्टेंडेड जुगुलार वेंस मिलेगी, या डिस्टेंडेड नेक वेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका जो हार्ट फेलियर है उस स्थिति की वजह से आपकी जो विनस साइड है उसके अंदर प्रेशर यहाँ पे बढ़ गया है, तो उसको अपन बोलेंगे जुगुलार वेनस डिस्टेंशन। मतलब जो आपकी वेंस है वो जुगुलार वेन है वो डिस्टेंडेड हो गई, उसके अलावा जो आपकी नेक वेन है वो भी यहाँ पे डिस्टेंडेड रहेगी। उसके अलावा आपका जो राइट एट्रियम है उसके अंदर भी प्रेशर ज़्यादा मिलेगा, तो उसको अपन बोलेंगे इंक्रीज CVP। मतलब नॉर्मल CVP कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ Hg, यहाँ पे आपको मोर देन 8 mm ऑफ Hg से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 से ज़्यादा आपको यहाँ पे mm ऑफ Hg से ज़्यादा आपको CVP देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या होगा, आपके राइट वेंट्रिकल से जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, वो पल्मोनरी आर्टरी एक्चुअल में आपके ये जो लेफ्ट एट्रियम है इसके ऊपर से जाएगी। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम का ऊपर का जो प्रेशर होगा उसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, वो यहाँ पे ज़्यादा होगा। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर यहाँ पे कैसे ज़्यादा होगा, जैसे ये आपका हार्ट है और यहाँ से ये जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल से आपकी जाती है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है वो यहाँ पे आपके लेफ्ट जो एट्रियम है इसके ऊपर से गुजरेगी। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे। कैथेटर का नाम क्या होगा, स्वान गेंज कैथेटर। स्वान गेंज कैथेटर होगा, जिसके 4 पोर्ट होंगे। वो क्या करते हैं, अपन एक बॉडी की डिस्टल वेन, जैसे कि फीमोरल वेन हो गई, आपकी सबक्लेवियन वेन हो गई, या जुगुलार वेन हो गई, वहाँ से एक कैथेटर इंसर्ट किया है। वो जाएगा पहले आपके राइट एट्रियम के अंदर, जो बताएगा आपके CVP को। फिर जो है वो एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं अपन आगे, जो आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल का जैसे ही फोर्स होगा ये ब्लड के साथ में आपके किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और इससे अपन नाप सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी। फिर जो है वो इसको अपन क्या करेंगे, आगे गाइड करेंगे आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, और जो आपकी यहाँ पे होती है जो अलग अलग कैपिलरीज होती है पल्मोनरी आर्टरी की, वहाँ पे जाके इसको रोक देंगे, और वहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, इसको इन्फ्लेट कर देंगे। इसके लास्ट के अंदर एक बलून होगा, इस कैथेटर के लास्ट के अंदर एक बलून होगा, जिसको अपन क्या कर देंगे, इन्फ्लेट कर देंगे। अब ये जो इन्फ्लेट करने की जो आगे का पार्ट है, ये क्या बताएगा आपके, ये लेफ़्ट एट्रियम का जो प्रेशर, ये जो लेफ़्ट एट्रियम यहाँ से प्रेशर जनरेट कर रहा है, ये आपके यहाँ के पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर वेज प्रेशर को बताएगा, और इसको अपन बोलेंगे आपका पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। मतलब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेन के द्वारा अपन एक कैथेटर इंसर्ट कर रहे हैं, जिसका अपन नाम बोलते हैं स्वान गेंज कैथेटर। ये जाएगा आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा आपके पल्मोनरी कैपिलरी में जाएगा, और जब एक बलून को फुला देते हैं, यहाँ पे ये जो आपका बलून है इसको फुला देते हैं, तो ये पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नहीं बता कि ये जो लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो आपको बताएगा, और इसका जो नॉर्मल प्रेशर होगा वो यहाँ पे लेस देन 15 mmHg होना चाहिए जब कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति होगी तो वो यहाँ पे आपका मोर देन 15 mmHg आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हाई जो है वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर आपको देखने को मिलेगा कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर। तो ये अपन ने देख लिया कि यहाँ पे पल्मोनरी जो है वो कैपिलरी वेज प्रेशर है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा लंग्स के अंदर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो आपका पूरा ब्लड बाहर नहीं जा रहा है। इसका मतलब प्रेशर जो है वो पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा की स्थिति है वो देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर अपन देख सकते हैं क्रैकल्स।
तो क्रेकल्स की स्थिति अराइज होगी या फिर पल्मोनरी एडिमा की स्थिति होगी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो पेशेंट है उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो फील होगी, मतलब सांस लेने के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। तो ये क्लिनिकल फीचर है वो डेवलप हो सकते हैं एक पेशेंट के अंदर जिसके अंदर कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति है वो डेवलप हो चुकी है। बीपी कम रहेगा, अरिथमिया की स्थिति होगी, पेशेंट की जो है वो साइनोसिस होगा और कूल स्किन भी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बॉडी के अंदर पेरिफेरल एडिमा होगा, प्रेशर जो है वो आपकी वीनस साइड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जो जुगुलर वेन है या डिस्टेंडेड नेक वेन्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सीवीपी आपको बढ़ावा मिलेगा मोर देन 8 mm/Hg। पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पल्मोनरी एडिमा हो सकता है पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो पेशेंट को देखने को मिल सकती है। तो ये अपन क्लिनिकल फीचर्स पढ़े हैं कार्डियोजेनिक शॉक के। अब अपन आगे देखते हैं कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस है वो कार्डियोजेनिक शॉक को इंडिकेट करेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन अगर आप इन पेशेंट्स के देखें या फिर इन्वेस्टिगेशन अगर इन पेशेंट के अंदर अपन करवाएंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अपन जैसे देखते हैं, पहला इन्वेस्टिगेशन है ट्रोपोनिन का लेवल। तो ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है जो आपकी कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है। तो जैसे ही कार्डियक मसल्स का डैमेज होगा ये ट्रोपोनिन आपके क्या हो सकता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होगा। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जैसे ही रिलीज होगा इसका मतलब इसका लेवल जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ावा मिलेगा। तो जैसे ही आप टेस्ट करोगे, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करोगे ट्रोपोनिन का, तो आपको बढ़ावा लेवल मिलेगा। तो नॉर्मल कितना होता है, 0.04 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से लेके 0.4 नैनोग्राम पर ml, ये आपका नॉर्मल लेवल रहेगा ट्रोपोनिन का। तो ट्रोपोनिन क्या है, एक प्रोटीन है जो आपकी कार्डियक मसल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हार्ट के अंदर इंजरी हुई या कार्डियक मसल्स के अंदर इंजरी हुई इसका लेवल जो है वो आपको बढ़ावा मिलेगा। और वो बढ़ावा कितना मिलेगा, मोर देन 0.4 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका ट्रोपोनिन। इसका लेवल आपको बढ़ावा देखने को मिलेगा जब आपकी हार्ट में कोई इंजरी है या कार्डियोजेनिक कोई कोज है। उसके अलावा अपन देखते हैं CKMB का लेवल। क्रिटिनिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड है उसका लेवल यहाँ पे इंक्रीज मिलेगा और वो कितना मिलेगा, 5 से 25 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा जैसे अपन देखें टोटल क्रिटिनिन काइनेज होगा उसका 3 से 5% नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5% से ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब टोटल बॉडी का जो CK है उसका CKMB का वाला जो पार्ट है वो आपको 5% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब मसल इंजरी होगी, जब कार्डियोजेनिक शॉक की स्थिति होगी तब क्या होगा, ये बढ़ावा मिलेगा और वो कितना मिलेगा, 5 से 25 जो ये नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके अलावा एन टर्मिनल प्रो BNP का जो लेवल है, नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड का जो लेवल है वो यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अब ये क्या है, ये भी एक प्रोटीन है जो आपकी वेंट्रिकल से रिलीज होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज होता है जब इसके ऊपर टेंशन पड़ेगी। मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर टेंशन पड़ेगी या उसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी में कोई दिक्कत होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रो BNP का रिलीज़ होगा जिसका नॉर्मल लेवल होना चाहिए लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml। लेस देन 125 पिकोग्राम पर ml ये नॉर्मल लेवल होना चाहिए प्रो BNP का, लेकिन यहाँ पे ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से रिलीज़ होगा जब आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर टेंशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी जब नॉर्मल नहीं हो पाएगी, उस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे प्रो BNP का लेवल है वो आपको बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ कार्डिक मार्कर्स अपन ने देख लिए कि क्या क्या कार्डिक मार्कर्स होंगे। उसके अलावा अगर आप ECG करेंगे तो उसके अंदर भी कार्डिक चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द किस टाइप का अरिथमिया है वो आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन की स्टेट है, हार्ट ब्लॉक है, किसी प्रकार की जो कार्डिक इलनेस है उसको अपन इस ECG के द्वारा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी अगर देखेंगे, इकोकार्डियोग्राम अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वेंट्रिकुलर जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो आपको कम देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली ये जो 50 से 70% जो है वो आपका ब्लड इजेक्शन फ्रैक्शन होना चाहिए आपके हर बीट के साथ में, 50 से 70% जो है वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएगा। तो LVF वो कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लेस देन 40% आपको
देखने को मिलेगा। तो इकोकार्डियोग्राफी के अंदर आप पता लगा सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल का इजेक्शन फ्रैक्शन है वो यहाँ पे कम हो सकता है, या फिर आप मिट्रल रिगर्जिटेशन है वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो हार्ट की बहुत सारी कंडीशन ऐसी हो सकती है जो आप इको के द्वारा देख सकते हैं। तो ये अपन ने इन्वेस्टिगेशन देखे हैं। उसके अलावा इन्वेजिव अगर आप इन्वेजिव अगर देखें तो आप कोरोनरी एंजियोग्राफी है वो आप करवा सकते हैं। उसके अलावा CVP का मेजरमेंट है या फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर है वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे बढ़े हुए मिलेंगे। एंजियोग्राफी अगर आप देखें तो उसके अंदर आपको कोई ब्लॉकेज जो है वो नज़र आ सकते हैं, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे मायोकार्डियल डैमेज कर रहे हैं, या फिर मायोकार्डियल जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पे कम जो है वो कोज कर रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए कि अलग अलग किस प्रकार के इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं आपके कार्डियोजेनिक शॉक को इवेल्यूएट करने के लिए कि किस प्रकार से कार्डियोजेनिक शॉक है वो यहाँ पे बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें कार्डियक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्मल जो होना चाहिए वो होता है 2.6 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर से लेके 4.2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर बॉडी एरिया या बॉडी सरफेस एरिया। तो यहाँ पे कार्डियक इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कार्डियक इंडेक्स होता है वो 2.6 लीटर से 4.2 लीटर प्रति मिनट प्रति मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई होना चाहिए। मतलब 1 मीटर अगर किसी आदमी का अगर बॉडी सरफेस एरिया है तो उसके अंदर प्रति मिनट में 2.6 से 4.2 लीटर प्रति मिनट में क्या होना चाहिए, प्रति मीटर के हिसाब से आपका ब्लड सप्लाई यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 2 लीटर पर मिनट पर मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। मतलब हर मिनट के अंदर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 लीटर से कम जो है वो ब्लड सप्लाई आपका हार्ट कर पा रहा है। तो यहाँ पे कार्डिक इंडेक्स है वो भी यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो क्या करेंगे, कार्डियोजेनिक शॉक को इवेल्यूएट करने के अंदर हेल्प करेंगे। अब अपन देखते हैं किस प्रकार से कार्डियोजेनिक शॉक है उसका मैनेजमेंट किया जाएगा। तो कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर मेन जो है वो आपका ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कोज रहेगा। मतलब जो आपका अंडरलाइंग कोज है कि MI है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, या फिर जो और कोई हार्ट फेलियर की कंडीशन है, तो उसका अंडरलाइंग जो कोज है उसको आपको ट्रीटमेंट करना है। जैसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है या फिर कोई थ्रोम्बस की स्टेट है या एम्बोलाई आपकी अब जो बड़ी कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी है वो यहाँ पे यूज की जा सकती है। उसके अलावा अगर मेजर थ्रोम्बोसिस और प्लाक्स जमा है आपके कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो बाईपास जो है वो सर्जरी की जा सकती है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट है वो यहाँ पे किया जा सकता है, या फिर इंट्रायोटिक बलून पंप है वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो इंट्रायोटिक बलून पंप क्या होगा, नॉर्मली आपने देखा होगा थ्रोम्बोलाइटिक्स आपको पता होंगे कैसे करते हैं। एंजियोग्राफी जो है वो किस प्रकार से की जाएगी, जिसके अंदर क्या होगा, आपकी जो मेन कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्टंट डाल दिया जाता है, जो भी जहाँ पे भी ब्लॉकेज है उसको निकाल के, या फिर आपकी बाईपास कर दी जाएगी। IABP अपन देखते हैं तो IABP क्या होगा, ये जो आपका जैसे मान लो वेंट्रिकल है, यहाँ से आपकी क्या जा रही है, अयोटा जा रही है, तो इंट्रा आयोटिक बलून पंप, मतलब अयोटा के अंदर एक बलून डाल दिया जा रहा है। ये मान लो आपका एक बलून है, ये बॉडी के डिस्टल आर्टरीज हैं, अपन ने क्या किया, बलून को इंसर्ट किया है जो आपकी अयोटा में जा रहा है। अब इंट्रा आयोटिक बलून पंप क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये वाला जो बलून है ये डिफ्लेट हो जाएगा, डिफ्लेट होगा। अब मतलब ये जो आपका बलून है जैसे ही डिफ्लेट होगा ये एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा, ये एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट करेगा जो क्या होगा, आपके वेंट्रिकल्स हैं जो है वो ब्लड को खींचने की कोशिश करेगा। इसका मतलब अभी जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो थी वो कम थी, अब यहाँ पे बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, ये एक बलून जो है वो नेगेटिव प्रेशर है वो जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगी और कार्डियक आउटपुट है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब जैसे ही यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुआ, वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ पे क्या होगा, आयोटिक वॉल जो है वो
बंद हो जाता है, और आयोटिक वाल्व जैसे ही बंद हुआ, ये वाला जो आपका बलून आपने इंसर्ट कर रखा है, ये क्या हो जाता है, इन्फ्लेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो ब्लड इधर की ओर आ रहा था, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये वापस आपकी जो मेन कोरोनरी आर्टरी जो यहाँ पे आपके एओर्टा से जा रही है, यहाँ पे मेन कोरोनरी आर्टरीज है, इसके अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है कि ये आपका जो आपका बलून है ये इन्फ्लेट हो गया। कब इन्फ्लेट हो गया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुआ, तो यहाँ पे तो आपका जो आयोटिक वॉल है बंद हो गया। आयोटिक वॉल बंद होते यहाँ पे प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ा तब क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ गई। इसका मतलब आपका इंट्रा आयोटिक बलून पंप क्या कर रहा है, एक तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा है, और दूसरा मायोकार्डियल मसल है उसके अंदर भी ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दो काम करने के लिए आपका क्या है, इंट्रा आयोटिक बलून पंप है, उसको लगाया जा सकता है। उसके अलावा अगर पेशेंट को हाइपोक्सिया है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो रही है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया और हाइपोपरफ्यूजन की स्टेट देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, पेशेंट को O2 थेरेपी देनी है। तो O2 सप्लाई कितनी हो सकती है, 2 से 6 लीटर जो है वो अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं, नेजल कैनुलास हैं इन पेशेंट्स के अंदर। तो O2 थेरेपी अपन यूज़ कर सकते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक्स हो गए, आपके कोरोनरी एंजियोग्राफी हो गई, बाईपास ग्राफ्ट हो गया, या फिर आपका इंट्रायोटिक बलून पंप हो गया, ऑक्सीजन थेरेपी हो गई। पेशेंट को जो है वो पोजीशनिंग दे सकते हैं अपन, उसकी वजह से भी क्या होगा, जो हार्ट का वर्कलोड है, तो थोड़ा सा जो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है उसमें भी आपको, तो आपका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है पेशेंट की, उसमें भी रिलीव करने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा अगर पेशेंट को फ्लूइड डेफिशिएंसी है थोड़ी बहुत, तो आप क्या कर सकते हैं, फ्लूइड का एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत लो अमाउंट के अंदर। कभी भी कार्डियोजेनिक शॉक जो पेशेंट्स है उसके अंदर बोलस जो फ्लूइड है उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से अपन ने देखा कि किस प्रकार से पल्मोनरी एडिमा की स्टेट है वो यहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो बोलस फ्लूइड नहीं देना है, लेकिन कुछ अमाउंट के अंदर अपन फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मेडिसिन को देखें, मेडिसिन अगर देखें तो अगर पेशेंट का बीपी मोर देन 80 mmHg है, सिस्टोलिक बीपी की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डोब्यूटामाइन जो है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। अगर सिस्टोलिक बीपी 80 mmHg से ज़्यादा है तो आपकी डोब्यूटामाइन जो है वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। यहाँ पे 80 mmHg से ज़्यादा जो है वो ब्लड प्रेशर क्यों बताया है, क्योंकि डोब्यूटामाइन है वो सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको कम कर देगा, मतलब वस्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देगा, तो वेजोडाइलेशन कर देगा, और वेजोडाइलेशन कर देगा इसका मतलब आपका जो बीपी था यहाँ पे कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी कम कर देगा। इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर पेशेंट का बीपी कम है तो डोब्यूटामाइन आपकी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं रहेगी। तो इसके लिए अपन यूज़ करेंगे जैसे डोपामिन है, डोपामिन टाइप के एनाट्रोप को यूज़ करेंगे, जो क्या करता है, सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको भी बढ़ाएगा, उसके साथ साथ में हार्ट रेट है उसको भी बढ़ाएगा, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो भी यहाँ पे बढ़ाएगा। तो इसकी जो नॉर्मल डोज अपन यूज़ करेंगे वो एक मीडियम डोज रहेगी, 3 से 8 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट। इतनी अपन नॉर्मली जो है वो डोपामिन की डोज यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, अगर लेस देन 3 है तो वो जो है पेशेंट्स की मोर्टेलिटी को कम नहीं करती है। अगर अपन ज़्यादा, अगर 8 से ज़्यादा या 10 से अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, ये सिस्टेमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस को इतना बढ़ा देगा कि जो आपका हार्ट है उसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर आएगा, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है तो फ्लूइड का रिटर्न आपके हार्ट में ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब हार्ट के अंदर और ज़्यादा जो है वो फ्लूइड भरेगा, आपके लंग्स के अंदर भी और आपके हार्ट के अंदर भी, जो क्या कर रहा है आगे जाके कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा कर सकता है। तो इसलिए अपन एक मीडियम डोज ऑफ डोपामिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मेडिकेशन के अंदर अगर अपन देखें, एनटीजी का लो डोज एनटीजी क्या करेगा, आपकी वेजोडाइलेशन करेगा, तो आपकी मायोकार्डियल जो है वो ब्लड वेसल्स है, मतलब कोरोनरी जो आर्टरीज है वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो बढ़ा देते हैं। एनटीजी का एक लो डोज अगर अपन यूज़ करेंगे तो। उसके अलावा नोरेपिनेफ्रिन का यूज़ कर सकते हैं, लो डोज नोरेपिनेफ्रिन है वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पेशेंट को पेन बहुत ज़्यादा है, ये अपन आइनोट्रोप्स की बात कर ली, अगर पेन बहुत ज़्यादा है, मतलब एंजाइना की स्टेट है, रिपीटेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन की स्टेट है, तो उसमें अपन मॉर्फिन का यूज कर सकते हैं। तो मॉर्फिन क्या करता है, एक तो पेन का मैनेजमेंट करता है, और दूसरा आपकी मायोकार्डियल मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई है उसको भी इंक्रीज़ करता है। उसके अलावा फ्लूइड ओवरलोड की स्थिति में अगर पेशेंट है तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा और जो पेरिफेरल एडिमा है उसको जो है वो रिलीव करने में हेल्प करेगा। तो ये अपन ने देख ली कि किस प्रकार से इसका मैनेजमेंट किया जाएगा।
कुछ मात्रा के अंदर फ्लूइड दे सकते हैं। O2 थेरेपी अपन दे सकते हैं, मॉर्फिन लाइक जो है वो मॉर्फिन दे सकते हैं पेन मैनेजमेंट करने के लिए, उसके साथ साथ में मायोकार्डियल मसल्स की ब्लड सप्लाई करने के लिए। उसके अलावा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देख ली अपन ने, कुछ आइनोट्रोप्स देख लिए, वेजोडाइलेटर्स अपन ने देख लिए, उसके साथ में कुछ इन्वेजिव जो है मेजरमेंट्स हैं वो अपन ने देख लिए किस प्रकार से कार्डियोजेनिक शॉक के लिए किए जाएंगे। तो ये अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ा कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, क्यों डेवलप होता है, कौन कौन सी कार्डियक इलनेस हो सकती है जो कार्डियोजेनिक शॉक को कॉज कर रही है, उसके अलावा क्या क्लिनिकल फीचर इन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और उसके साथ में क्या जो है वो मेडिकल, नर्सिंग और सर्जिकल मैनेजमेंट है इस कंडीशन का किया जा सकता है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।